क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्लूटेन क्या होता है? व्हाट इज ग्लूटेन? अगर आपको क्रिकेट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा जाए, जैसे T20 की जगह T10 और T5 भी लाएं, तो क्या इन बदलावों में आप सहमत होंगे? अभी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट है दार्शनिक राजा का या फिलोसोफर किंग। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग? धोनी से आज के भारतीय टीम को कौन कौन सी चीज़ों को सीखना चाहिए, चाहे वो बैटिंग फील्ड में हो चाहे विकेट कीपिंग फील्ड में हो? May I come in? यस प्लीज कम इन। Morning, madam. Good morning, sir. गुड इवनिंग, बैठिए। भूपेंद्र कुमार जी, हाउ आर यू? अच्छा मैम। योर मीडियम फॉर इंटरव्यू इज हिंदी और इंग्लिश? मैम वैसे तो इंग्लिश है बट बाइलिंगुअल प्रेफर करता हूँ। बाइलिंगुअल, यू प्रेफर बाइलिंगुअल, ओके ठीक है। भूपेंद्र कुमार जी, टेल अस समथिंग अबाउट यू सो दैट वी कम टू नो कि किन विषयों पर हम आपसे बात करें। मैम मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। आई कम फ्रॉम अ विलेज कॉल्ड गुड़ानाल which is now in district Balodra, and I completed my primary and middle level education from my village. Then I completed my senior secondary from Government Senior Secondary School Asotra, and for the graduation I did my Bachelor of Business Administration from Lucky Institute of Professional Studies, which is an affiliated college to the Jayanand Vyas Vishwavidyalaya. And right now I'm pursuing my MA from Political Science. Okay, MA in Political Science you are Yes. pursuing from IGNOU. In IGNOU, yes. Okay. Bhupendra Kumar ji, what is the idea of open universities? And Ma'am, what is the difference between regular universities and open universities? मैम पहली चीज़ तो ये रहेगी कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ की रीच जो होती है वो रेगुलर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है। मेन आइडिया जो था कि यूनिवर्सिटीज़ को रीच को उन रिमोट और डिस्टेंट एरियाज़ तक पहुंचाना जहां के छात्र या छात्राएं रेगुलर एजुकेशन को ना तो अफोर्ड कर पाते हैं ना ही वहां तक पहुंच पाते हैं, तो उसकी रीच को एक्सटेंड करना। दूसरी चीज़, चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में रहती है वो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में ज़्यादा रहती है। इनफैक्ट सम रेगुलेशंस और गाइडलाइंस अलाउ टू यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम। एक ओपन से आप कर सकते हो और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या रेगुलर से कर सकते हो। ठीक है। MA आप कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? मैम सेकेंड ईयर चल रहा है। आप सेकेंड ईयर में हैं अभी। आपने अभी तक कौन कौन से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ लिया है? मैम सारे ही पढ़ लिए, सारे ही फर्स्ट पढ़ ईयर में लिए, थे। ठीक है। प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट है दार्शनिक राजा का या फिलोसोफर किंग। यस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग? मैम, प्लेटो कहते हैं कि जब तक कि फिलोसफर किंग राजा नहीं बन जाते देर इज़ नो एंड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। वो बोलते हैं कि फिलोसफर किंग पजेस द सुप्रीम विजडम विच इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द गुड गवर्नेंस इन अ स्टेट। That's why until and unless the philosopher are the rulers or the ruler become the philosophers, there is no end to the dilemmas or the problems of the life. ओके। प्लेटो के महिलाओं के बारे में क्या विचार थे? महिलाओं के बारे में आई वुड से मैम ही हैड सम रिग्रेसिव थॉट्स। उनका कहना था कि महिलाओं को सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। प्लेटो, आई एम आस्किंग अबाउट प्लेटो। सॉरी मैम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ओके, नो प्रॉब्लम सॉरी सर। भूपेंद्र जी, आपके ही नाम से संबंधित एक प्लेबैक सिंगर रहे हैं भूपेंद्र, सुना आपने उनको कभी? यस सर, ही वाज अ गजल सिंगर। गजल सिंगर, फिल्मों में भी काफ़ी सॉन्ग गाए हैं उन्होंने। यस कभी सुना उनको आपने? सर एक मूवी याद आती है बाजार में, तो उसमें करोगे उन्होंने याद गाना गाया। तो है, ये गाना बड़ा पॉपुलर है उनका। आपका हॉबी है प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, यस सर। तो आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं या बैटर हैं? सर मैं विकेट कीपिंग करता हूँ जब मेन विकेट कीपर अवेलेबल नहीं होता, और तो वैसे मुझे मैं बताइए बॉलिंग भी कि करता हूँ। धोनी जो थे विकेट के पीछे जी इतनी चतुराई कैसे कर लेते थे? सर, पहले तो मैं कहूँगा कि धोनी का जो स्टंपिंग करने का एक्शन है ना, वो बाकी से काफ़ी अलग था। बाकी विकेट कीपर सर पहले हाथ को पीछे खींचते थे और उसके बाद हाथ को आगे लाते थे, तो देयर इज़ सम टाइम गैप जिसकी वजह से उनकी स्टंपिंग उतनी फास्ट नहीं हो पाती। धोनी का जो एक्शन था वो बेसिकली विकेट के पास ही हाथ रखते थे और तुरंत ही हाथ को आगे ले जाते थे, जिनकी वजह से वो काफ़ी जल्दी स्टंपिंग कर देते थे। बिसाइड्स दैट वो स्टंप के काफ़ी पीछे खड़े रहते हैं। जब फास्ट बॉलर्स होते हैं तो बॉल अगर डेविएट होकर आउटसाइड या इनसाइड एज लेके डेविएट भी होती है तो उनके पास सफिशिएंट टाइम होता था टू डाइव एंड कैच दैट। धोनी से आज के भारतीय टीम को कौन कौन सी चीज़ों को सीखना चाहिए, चाहे वो बैटिंग फील्ड में हो चाहे
विकेट कीपिंग फील्ड में हो? राइट सर। सर बैटिंग में तो सर मैं ये कहूँगा कि धोनी हमेशा से सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेला करते थे। इनिशियली जब वो आए थे तो उनका जो इंटेंट था वो काफ़ी एग्रेसिव था और वो बैटिंग ऑर्डर में नीचे आते थे, तो मोस्टली वो एग्रेसिव हिटिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को प्रमोट करने लगे या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ जाते थे, तो दूसरे तीसरे नंबर पे भी उन्होंने कई बार खेला और सेंसिटिव बैटिंग करते थे। और अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ या बैटिंग बॉलिंग की बात की जाए तो उनका जो बॉलिंग का रोटेशन था वो काफ़ी अच्छा था। तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से सीखना चाहिए। और तीसरा सर मैं कहूँगा कि उनकी जो काम एंड कंपोज नेचर था, टू एक्ट वेरी कामली इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, भले वो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हो या 2011 का वर्ल्ड कप। कौन कौन सी बॉल्स जो हैं क्रिकेट में यूज़ ली जाती है, नाम बताइए उनके। सर एक तो सीजन बॉल होती है जो कि T20 और वनडे इंटरनेशनल में यूज़ होती है, और दूसरी सर लेदर बॉल होती है जो टेस्ट में यूज़ होती है। आपको नहीं लगता कि जो रियल क्रिकेट है वो एक टेस्ट मैच क्रिकेट है, जी जबकि हमारा इंटरेस्ट T20 में ज़्यादा है, जी सर। जो कि एक रियल क्रिकेट तो नहीं है, वो क्रिकेट का एक फ्लेवर है। जी सर। तो क्या धीरे धीरे हम क्रिकेट का जो मूलभूत ढांचा है वो हम खोते जा रहे हैं? सर टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ अ क्रिकेटर, ये बात इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि उसमें आपकी एक क्रिकेटर की जो सारी एबिलिटीज़ होती है, बीट टेम्परेंस और लंबे समय तक खेलना, या फिर आपको प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना, काफ़ी देर तक अपनी मेंटल कैपेसिटी जो होती है, आई बिलीव टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे से चेक होती है। लेकिन सर आज के युग में जब लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है तो T20 क्रिकेट को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक जैसे आदमी आजकल वर्किंग प्रोफेशनल है, वो शाम को आते हैं तो प्रीमियर लीग देखा करते थे पहले फुटबॉल की, उनके पॉपुलर होने के पीछे भी यही वजह थी सबसे बड़ी, इसलिए T20 को प्रमोट किया गया। और उसके बाद जो कमर्शियलाइजेशन हुआ जिनकी वजह से T20 काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन सर साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए भी ICC अभी काफ़ी प्रयास करी है, जैसे डे एंड नाइट टेस्ट स्टार्ट किए पिछले 2 साल में, और टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है जिसका 2nd एडिशन अभी कंक्लूड हुआ है। तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट इज़ गेटिंग पॉपुलर ऑल्सो एट द सेम टाइम T20 भारत 2 बार टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में फाइनल हार चुका है, Yes. एक तो न्यूजीलैंड के हाथ से और एक ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। जी सर। दोनों डाउन अंडर्स ने हमें हराया है। तो भारत ने क्या पहले ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखा नहीं था इसके लिए, जो न्यूजीलैंड ने भी वही चीज़ दोहराई जो ऑस्ट्रेलिया ने की? सर इस बार के अगर फाइनल की बात करें तो कुछ एक सवाल टीम सेलेक्शन पे उठे थे, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन जो कि नंबर 1 बॉलर थे उस टाइम, उनको बाहर रखना, उस पर काफ़ी सवाल या निशान उठे थे। दूसरी चीज़ टॉस जीत कर भी हमने उनको बैटिंग के लिए इन्वाइट किया था। इनफैक्ट द कंडीशंस वर फेवरेबल टू द बैटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल डिसीजंस थे जिनकी वजह से हम हारे थे। अगर आपको क्रिकेट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा जाए, जैसे T20 की जगह T10 और T5 भी लाएं, तो क्या इन बदलावों में आप सहमत होंगे? हाँ सर, T5 और T10 में मैं समझूंगा, वैसे तो ये T10 तो अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, एक लीग चलती है अरब कंट्रीज़ में, UAE में, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से T20 इज़ अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में। एटलीस्ट आप 3-3.5 घंटे बैठते हैं, बॉलर्स और बैट्समैन को एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिलता है टू डेमोन्स्ट्रेट देयर टैलेंट। अगर T10 और T5 की बात करें तो काफ़ी कम समय मिलेगा, जिसमें 5 या 6 खिलाड़ी से ज़्यादा तो लोग प्ले ही नहीं कर पाएंगे। गली में भी हम 2-2 ओवर का मैच खेला करते थे, उसमें बड़ा भी एंजॉय आता था, क्या इसमें भी नहीं आएगा? सर गली में तो हम एक के बाद एक खेला करते थे, टीम तो बहुत कम हुआ यानी करती समय थी। कम हो तो हम ओवर्स की संख्या घटा सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए। जी सर। सर थैंक यू सर। भूपेंद्र, जी सर। आपका संबंध तहसील सिवाना और जिला बालोतरा अभी। जो पहले बाड़मेर का हिस्सा ही जी था। सर। ये नवीन जो जिला बना है बालोतरा, इसने अपना स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। जी सर। कब? 7 अगस्त को सर। कितने नए जिले बनाए गए राजस्थान में? राजस्थान में सर नए जिले तो 19 बनाए गए हैं, और 2 पुराने जिले थे तो उनको घटा करके अब 50 जिले हो गए। 50 जिले हो गए हैं। जी सर। क्यों बनाने पड़े आखिरकार राजस्थान में, ये नए जिलों का गठन क्यों किया गया? आपकी नज़र में क्या जनता को फ़ायदा होगा? अगर होगा तो क्या होगा? सर पहली चीज़ तो जिलों के बनाने के पीछे की रीज़न ये है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जो कई जिलों में हेडक्वार्टर्स और जो गांवों की उनका एरिया काफ़ी बड़ा था। अगर मैं खुद की अपने ज़िले की बात करूं तो मेरे गांव से जोधपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो 105 किलोमीटर था और जालोर का 55 था। लेकिन मुझे अपने ही ज़िले के हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए एक तो 110 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। तो एक तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि जनता और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की
रीच को कम हो। और दूसरा मेरे हिसाब से सर जो जन कल्याणकारी योजना है उनकी भी डिलीवरी काफ़ी अच्छे से एफिशिएंटली की जा सके। और अभी 30 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ सर, अभी तो जैसलमेर ही है। जैसलमेर है। जैसलमेर एक बड़ा भूभाग अपने अधीन रखता है, तो क्या वहाँ पर और नए जिले नहीं बनाए जा सकते थे? सर पार्शियली मैं इस चीज़ से सहमत हूँ और जैसलमेर का एक हिस्सा फलोदी में इंक्लूड भी किया गया है इस बार, लेकिन जैसलमेर में पॉपुलेशन काफ़ी स्कैर्स है, तो जिसकी वजह से अगर जिला बना भी दे तो दैट इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इकोनॉमिकली वाइबल, तो इनके पीछे ये तर्क दिया जाता है सर। सिवाना फोर्ट को, सिवाना दुर्ग जो है, जी सर। उसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। क्या जी रीजन सर। है इसके पीछे? सर मैं राठौड़ वंश के जो राजा थे जोधपुर, वो जब भी क्राइसिस की सिचुएशन फेस करते थे तो दे यूज्ड टू टेक शेल्टर इन दैट फोर्ट। राव चंद्रसेन और राव मालदेव दोनों ने ही अपनी क्राइसिस के पीरियड में वहाँ पे शरण ली थी, इसलिए इनको राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता क्या आपने डिंगल और पिंगल का नाम सुना है? है। जी सर। क्या है ये डिंगल और पिंगल? सर ये डायलेक्ट माने जाते हैं मारवाड़ी लैंग्वेज के। डिंगल इज मोर पॉपुलर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वाइल द पिंगल इज मोर प्रोमिनेंट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो दोनों में खास अंतर क्या है? सर लिटरेचर की अगर हम बात करें, इसके बारे में ज़्यादा नहीं नहीं पता पता है। सर। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लव कुश वाटिकाएं खोलने की घोषणा की है। 2-2 लव कुश वाटिकाएं प्रत्येक जिले में खोली जाएंगी। इसके पीछे उद्देश्य क्या है राजस्थान सरकार का? सर इसके बारे नहीं में पता। अनदेखी। अभी हाल ही में जीआई प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं अपने जिन्हें जीआई टैग भी दिया गया है। 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ के नाम बता पाएंगे आप, जिन्हें लेटेस्ट में ही जीआई टैग मिला है? सर लेटेस्ट वालों का नहीं पता है। वैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं राजस्थान में जिन्हें जीआई टैग इन 5 से पहले मिल चुका था? सर एग्जैक्टली सर्टेन नंबर तो याद नहीं है सर। ओके। अभी राजस्थान का जो टूरिज्म है उसका टैगलाइन क्या है? सर रिसेंटली चेंज किया है तो पता है, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली। आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण केंद्र है, कोई भी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। अगर आपको कहीं पर इसका प्रेजेंटेशन देना है तो किस प्रकार आप इसे प्रेजेंट करेंगे? 4 महत्वपूर्ण बातें राजस्थान के पर्यटन में आपको क्या दिखाई देती? जी सर। तो सबसे पहले तो मैं सर जो जियोग्राफिकल फीचर्स है राजस्थान के उनको प्रेजेंट करना चाहूँगा। मोस्टली राजस्थान इज़ प्रेजेंटेड एज अ स्टेट ऑफ डेजर्ट स्टेट ओनली, तो दोहरों का जो दृश्य है लोगों के सामने वही आता है। लेकिन अगर टेरेन की बात करें तो वी है डाइवर्स टेरेन। हमारे यहाँ झीलों की नगरी उदयपुर भी है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा भी है। जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो हरियाली से भरा हुआ है। और साथ ही साथ तो सबसे पहले जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है उस पर मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा। दूसरी मैम वो जो चीज़ मैं जिस पे एम्फेसिस करूँगा वो होगा यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें फोर्ट्स, पैलेसेस, हवेलीज आएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ का क्यूजिन, जो कि जिस पे काफ़ी कम हाईलाइट किया जाता है। तो राजस्थान का क्यूजिन काफ़ी डाइवर्स है, बीट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जिस पे बहुत ही कम एम्फेसिस किया जाता है मोस्टली इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, तो उस पर फोकस करूँगा। और चौथी चीज़ यहाँ की संस्कृति, पहनावा, वेशभूषा और विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है सर। जी मैम। भूपेन जी, विलेज टूरिज्म क्या होता है? आपने बोला विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जा सकता है, और भारत के क्या किसी हिस्से में आप देखते हैं ये विलेज टूरिज्म? मैम ये पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो मेरे एक मित्र है, वो अभी धीरे धीरे इनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है धवा डोली, तो वहाँ पे उनका इंस्टाग्राम एक पेज है, तो वहाँ से वो कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं टू सम फॉरेनर्स, और उनको अपने गांव में इनवाइट करते हैं। 2-3 दिन अपने घर पे रखते हैं। वहाँ की संस्कृति, जो गांव का रॉ कल्चर है, यहाँ के लोग सच में कैसे रहते हैं, जैसे चूल्हे पे रोटी पकाना, यहाँ की लोकल क्यूजिन जैसे छाछ, राबड़ी, घाटी, ये सब दिखाना। तो ये विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, और इससे लोग रियल राजस्थान को देख पाते हैं। अच्छा, ठीक है। पहाड़ी राज्यों के अलावा आपने किन्हीं और राज्यों में देखा है? ये बहुत फेमस है विलेज टूरिज्म, जहाँ पर वहाँ की इकोनॉमी में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल अच्छा, एनीथिंग। भुज एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर एक बार एक भूकंप आया था बहुत पहले। क्या आप परिचित हैं? वो घटना कब हुई थी? 26 जनवरी 2002 मैडम। 2002 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो गांव हैं छोटे छोटे, उनमें विलेज टूरिज्म बहुत प्रमोट किया गया, और वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, जो उनके हैंडीक्राफ्ट और सारी चीज़ों को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है। भूपेन जी, एक चीज़ बताइए, हमारा जो यूनियन बजट था उसमें एक अवधारणा दी गई थी सप्तऋषि की। क्या आप इस अवधारणा से परिचित हैं? मैम याद नहीं आ रहा है कोई exactly। बात नहीं।
आपने श्री अन्न का नाम सुना होगा, जी। क्या है ये श्री अन्न? श्रीयन जो न्यूट्री सीरियल्स है या कोर्स ग्रेन्स है उनको नाम दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसमें बाजरा, रागी, ज्वार जो कोर्स मिलेट्स है उनको दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल जो एबिलिटीज़ है उनके बेसिस पे, जैसे इनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, बीट आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, तो जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए इनको श्रीयन का नाम दिया गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्लूटेन क्या होता है? व्हाट इज ग्लूटेन? मैम इतना पता नहीं है आपको ग्लूटेन पता क्या नहीं? होता अच्छा, है। कोई बात नहीं। आपने कौटिल्य की मंडल थ्योरी पढ़ी है? जी मैम। व्हाट इज मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य? मंडल थ्योरी में कौटिल्य यह आर्ग्यू करते हैं कि आपका जो पड़ोसी होगा वो निश्चित रूप से आपका शत्रु होगा, तो और जो पड़ोसी का नेबर होगा वो आपका मित्र हो सकता है। तो इसका रेलेवेंस देखा जाता है साउथ एशिया, मोस्टली इंडियन रिलेशंस की जब बात करते हैं तो बताते हैं कि पाकिस्तान और चाइना, बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल नियरनेस टू इंडिया, दे विल ऑलवेज रिमेन एज द एनिमीज ऑफ इंडिया। तो ये मंडल थ्योरी बताया उन्होंने, 7 मंडल बताया किसी भी देश। मंडल थ्योरी में कौटिल्य जो राज्य जो बीच में है, जिसके साथ वो दूसरे राज्यों के संबंधों की व्याख्या करता है, ही इज गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। उस राज्य को क्या नाम दिया कौटिल्य ने? विजिगीषु, आई विल। विजिगीषु, यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस विजिगीषु? मैम आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है। कौटिल्य की एक और पॉलिसी है, 6 फोल्ड पॉलिसी। जी। व्हाट इज द 6 फोल्ड पॉलिसी ऑफ कौटिल्य, जिसको कि डिप्लोमेसी के संदर्भ में बहुत जिसकी चर्चा की जाती है? मैम उसमें वो 6 चीज़ें बताते हैं कि यू कैन डू दीज थिंग्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उसमें बताते हैं कि अगर आपका शत्रु पावरफुल हो तो आप संधि कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो आप संधि विच्छेद कर दीजिए। इस तरह से 6 चीज़ें विग्रह, मैं आपको नाम बताती हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। विग्रह, जब आप पावरफुल हो तो आप अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यान, डोंट रिमेंबर मैंने। अच्छा आपको याद नहीं, चलिए इसको छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। भूपेंद्र कुमार जी, ब्रिक्स में अभी कौन कौन से नए कंट्रीज शामिल हुए? मैम देयर आर 6 कंट्रीज एडेड रिसेंटली लास्ट डे: अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के कौन कौन से देश हैं अभी फिलहाल? कौन कौन से देश हैं जो चांद पे पहुंचे? जी मैम, पहला यूएसए, सेकंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, तीसरा चाइना एंड 4th इज इंडिया। ठीक है। रशिया ने भी अभी हाल ही में अपना एक मिशन शुरू किया और वो फेल हो गया। जी मैम। चांद से रिलेटेड क्यों फेल हुआ वो मिशन? मैम लूना 25 मिशन का नाम था। उसके बारे में बताया जाता है कि चांद पर लैंड कराने के लिए जो थ्रस्टर की स्पीड है वो कम करनी होती है, तो वो अप्रोप्रिएट टाइम में कम नहीं कर पाया और वो क्रैश लैंड हो गया मून की सरफेस पे। ठीक है। भूपेंद्र कुमार जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन था उसका बजट कितना था? 600 करोड़ रुपीस। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कम इन मैम। यस प्लीज कम इन, बैठिए। भूपेंद्र जी, आपका इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट में है क्या? हाँ, इसलिए आप गुड मॉर्निंग करने का अभ्यास कर रहे थे। ओके, नो प्रॉब्लम। मैम हड़बड़ी में आया बाइक से और सीधे वो अंदर कोई घुस प्रॉब्लम गया। नहीं है। अगर आप उस तरीके उससे अभ्यास कर रहे हैं तो वो ठीक भी है, वहाँ आप हड़बड़ाएं ना, इसके लिए ठीक है। पर वैसे कोशिश करिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है तो हाँ जी आप मैम, जो वो समय हो नहीं, उस तरीके पहली से। बार ही हुआ है मैम, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो गलतियां, हर गलती पहली बार ही होती है जी और वो कोशिश ये होनी चाहिए कि बस वो आखिरी बार हो, दोबारा ना हो। ठीक है भूपेंद्र जी, आपकी एंट्री ठीक थी, अभिवादन की बात मैंने आपको बता ही दी। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, नॉलेज भी आपका ऑलमोस्ट अच्छा है, क्योंकि आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपकी डेप्थ से पता चलता है कि आप लगातार तैयारी की दिशा में धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपका थोड़ा सा करंट को अच्छे से और देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे 1 तारीख को तो चंद्रयान के 1, 2, 3 के बारे में सब कुछ पढ़ के जाइएगा, फैक्ट्स भी पढ़ के जाइएगा। बजट कितना है, जैसे आपने लगभग बताया, अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, बजट कितना है, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं उसमें, कब प्रक्षेपित किया गया, कब पहुंचा, ये सब पढ़ के जाइएगा। और हमें पता है कि आप ये सब जानते होंगे, पर हमारा काम आपको वो सारे हथियार देना है जिनसे आप लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं। सर के सवालों में भी आप अच्छे थे, जैसा कि सर ने बोला, सर ने भी आपके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक दिया। आप वो कैंडिडेट हैं कि आप बाहर गए और हमने आपको अंदर बुला लिया, क्योंकि दोनों तरफ से आया कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, शानदार कैंडिडेट हैं। तो अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा पीछे होके बैठिएगा,
तन के बैठिएगा, जी मैम। पैर को थोड़ा सा समेट के बैठिएगा, जो ये घुटने मैम, वो थोड़े हाँ टाइट है टाई, हाँ वही, तो वो थोड़ा सा कर लीजिएगा। और ड्रेस आप ये पहन के जा रहे हैं? मैम मेरे पास पेयर में है। हाँ मतलब है, सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन हाँ, है, yes, ठीक है। मैम। तो अच्छे से आयरन वायरन करके, और जी। मोजे थोड़ा सा लंबे वाले पहनिएगा, ये थोड़े से शूज जो छोटे हैं। वो और शूज सब लेस फॉर्मल, वाले, लेस हाँ। वाले पहने हैं। जो फॉर्मल शूज होते हैं, जो एक जी। ऑफिसर पहनता है, वो पहन के जाइएगा, है ना। बिल्कुल। बाकी चीजें ठीक हैं। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें? मैम वही लैंग्वेज का था। लैंग्वेज आपने बाइलिंगुअल बता दिया, तो ठीक है। आपने बहुत स्मार्टली, मैंने सवाल भी बाइलिंगुअल पूछा आपसे, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से बताया। आपसे सवाल जिस भाषा में पूछा जाए उसी भाषा में जवाब दीजिएगा। जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी आपको, कि आपका पॉलिटिकल साइंस अभी पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैम 19 में फर्स्ट ईयर कर लिया, हाँ। लेकिन हमेशा क्लैश होती हाँ, है डेट, जो भी, लेकिन फिर भी आपका नॉलेज बहुत शानदार है उसके ऊपर। और जो आप स्त्रियों के बारे में विचार बता रहे थे, वो अरस्तु के विचार, सुकरात के नहीं है, अरस्तु के विचार हैं। और वो प्लेटो के तो बड़े प्रोग्रेसिव विचार हैं, इनफैक्ट वो तो बराबरी की बात करते हैं। हाँ, तो इस तरीके वाले कंफ्यूजन ना हो, माफी मांग लीजिए अगर आपको नहीं आता है। तो आप कुल मिला के जैसा प्रदर्शन आपने यहाँ किया है, अगर ऐसा रिपीट करते हैं और मेंस में अच्छा किया है, तो निश्चित रूप से इस बार आप मंजिल को पालेंगे। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जाइए और अच्छा करके आइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।